हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका उषम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पार्ट नंबर 2, ठीक है, को आज हम ये औरंगजेब से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं औरंगजेब। हमने पूर्व में उल्लेख किया है कि सल्तनत काल में उत्तराधिकार प्राय हिंसक हुआ करते थे। इसकी पुनरावृत्ति शाहजहाँ के उत्तराधिकार के समय भी हुई। 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। उसकी इच्छा थी कि सिंहासन बड़े पुत्र दारा शिकोह को मिले, किंतु दारा को छोटे भाई औरंगजेब ने कई युद्धों में पराजित किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। उसका मस्तक काटकर पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। औरंगजेब ने अपने दो भाइयों को भी रास्ते से हटाया। एक को बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया गया तो दूसरे को निर्वासन में भेज दिया गया। अपने शासन को चुनौती मुक्त रखने के लिए उसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे के किले में बंदी बना लिया, जहाँ वह अपनी मृत्यु तक रहा। औरंगजेब ने 1658 में अपना राज्यारोहण किया और स्वयं को आलमगीर अर्थात विश्व विजेता नामित किया। उसने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब सैन्य मामलों में कुशल था। उसने कई अभियान चलाए, विशेष रूप से दक्कन के कई भागों पर विजय प्राप्त की। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। यद्यपि इसे लगातार महत्वपूर्ण विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ पर हम अगले भाग पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन क्षेत्र में युद्ध करते हुए व्यतीत किए। इन अभियानों हेतु विशाल सेना के रखरखाव ने साम्राज्य के राजकोष को छीन किया और प्रशासन पर भारी दबाव डाला। वास्तव में इसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति के तेजी से पतन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु थी 1707 में। औरंगजेब जो सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था, अत्यधिक मजहबी था, वह अनुशासित जीवन जीता था और अकबर के विपरीत सारे इस्लामी या मजहबी नियमों एवं अवसरों का पालन करता था। उसने धीरे धीरे अपने दरबार में उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था, जैसे संगीत एवं नृत्य। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर, हिंदुओं पर अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगा दिया। दोनों ही करों को अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। यानी कि जो जजिया कर और जो तीर्थ करता है, इसको किसने समाप्त किया था? इसको अकबर ने समाप्त किया था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब के उद्देश्य मुक्त राजनीतिक थे, जिससे साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थापित एवं सशक्त किया जाए। वे कुछ मंदिरों को दिए गए अनुदानों तथा संरक्षण के आश्वासन का उदाहरण भी देते हैं। यद्यपि राजनीति उसके निर्णयों का प्रमुख भाग थी, औरंगजेब के निजी फरमान ही उसके व्यक्तिगत मजहबी उद्देश्यों को स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए 1659 में उसने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया, गैर मुसलमानों काफिरों के विद्यालयों में मंदिरों को नष्ट कर दो और उनकी शिक्षाओं तथा धार्मिक आचरणों को समाप्त कर दो। इसके परिणाम स्वरूप बनारस, वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ स्थित अनेक मंदिरों, जैन मंदिरों, सिख गुरुद्वारों को ध्वस्त किया। औरंगजेब का यह पक्ष अन्य मुस्लिम फिरकों या शाखाओं, सूफियों और जोरास्ट्रियन के उत्पीड़न में भी दिखाई देता है। जोरास्ट्रियन भारत में पारसी कहलाते हैं, जो मूलतः वर्तमान ईरान से हैं। अब बात करते हैं मुगलों का प्रतिरोध। अब हम कुछ मुख्य विद्रोहों के विषय में जानेंगे जिन्होंने मुगल शक्ति को समाप्त किया। शताब्दियों से अनेक किसान समुदाय ने कठोर शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसा ही एक उदाहरण 17वीं शताब्दी में जाट किसानों से जुड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में, जिन्होंने मुगल शासन के एक दमनकारी अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद हुए युद्ध में 20,000 लोगों ने वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया, किंतु उनका जाट नेता मारा गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। कई आदिवासी समुदाय, उदाहरण के लिए भील, गोंड, संथाल, कोच, अपने क्षेत्र पर आधिपत्य करने या उन पर कर लगाने के प्रयास के विरुद्ध भी लड़े। इनमें से कुछ समुदायों का दमन कर दिया गया या धीरे धीरे इन्हें दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अन्य विशेष रूप से वनवासी, पहाड़ी या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग सीमा तक स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहे। अब बात करते हैं राजपूतों का उदय। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित होने के कारण तथा पूर्ववर्ती राजवंशों से प्राप्त गौरवशाली परंपराओं के कारण, उदाहरण के लिए प्रतिहार, जिन्होंने कुछ शताब्दियों पूर्वी सिंध
पर अरब आक्रमण का विरोध किया। राजपूत प्राय उपमहाद्वीप के बाहर से आने वाली शक्तियों से जूझते रहे। राजपूतों ने खिलजी के आक्रमण के बाद अपने राज्यों का पुनर्गठन कर लिया था। इस प्रक्रिया में मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में दो प्रमुख वंश उभरे। उनकी सैन्यपूर्ण कहानियां विशेष रूप से लोकप्रिय गाथा गीतों के माध्यम से आज भी सुनाई जाती हैं। इन वंशों में उत्पन्न वीर शासकों में से हम पूर्व में राणा कुंभा के विषय में पढ़ चुके हैं। राणा सांगा ने कई राजपूत वंशों को एकीकृत किया और सुल्तानों के विरुद्ध कई युद्ध जीते। अंततः खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। यद्यपि उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से एक विखंडित राज्य विरासत में मिला था, फिर भी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य को अस्वीकार किया और राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 1576 में अरावली के हल्दी घाटी दर्रे में एक संघर्ष हुआ। यद्यपि मुगल सेना का पड़ला भारी रहा, महाराणा ने युद्धभूमि छोड़ दी और अरावली की पहाड़ियों में मुगलों के विरुद्ध वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। कठोर परिस्थितियों में रहते हुए भी वे अपनी स्वतंत्रता पर अडिग रहे। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप को भीलों का प्रबल समर्थन प्राप्त था, जो उन्हें केवल धुरंधर के रूप में सेना में सम्मिलित हुए, वरन उस क्षेत्र के अपने ज्ञान में भी योगदान दिया। अन्य अवसरों पर भी उनकी सेवा ने उन्हें मेवाड़ की सैन्य परंपरा में एक सम्मानित स्थान दिलाया, जैसा कि मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह से भी स्पष्ट होता है। कुछ राजपूत राजाओं ने अंततः कूटनीति एवं वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से मुगलों के साथ गठबंधन किया, किंतु कुछ अन्य, विशेष रूप से मेवाड़ ने मुगल प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के शासनकाल के समय कई राजपूत सरदारों ने विद्रोह किया, जिनमें मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ भी सम्मिलित थे। इन्होंने जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, अतः मुगल सत्ता राजस्थान में सीमित रही। अब बात करते हैं अहोम। 13वीं शताब्दी में अहोम जातीय समूह वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी चले गए एवं वहां अहोम साम्राज्य का गठन किया। सल्तनत एवं मुगल काल दोनों समय में अहोम शासकों ने उत्तर पूर्व में विस्तार के प्रयासों का कठोर प्रतिरोध किया। उनकी अनूठी पाइक प्रणाली में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति से भूमि अधिकारों के स्थान पर श्रम या सैन्य कर्तव्य के माध्यम से राज्य को सेवा प्रदान करने का आह्वान किया जाता है। इससे शासकों को सार्वजनिक आधारभूत संरचना का निर्माण करने एवं स्थानीय सेना के बिना विशाल त्वरित बल बनाए रखने का अवसर मिला। समय के साथ अहोमों ने स्थानीय संस्कृति को आत्मसात किया, कृषि को बढ़ावा दिया, विविध धर्मों को प्रोत्साहन किया एवं असम की समृद्ध परंपराओं में योगदान दिया। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने मुगल सेना को अहोम की राजधानी गढ़गांव पर आधिपत्य के लिए भेजा, तब अहोमों ने घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के अपने ज्ञान और लगातार गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग हमले को विफल करने के लिए किया। यद्यपि मुगलों के पास अधिक सैनिक और नदी नौकाओं का एक बड़ा बेड़ा था। वर्तमान गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़े गए सरायघाट के युद्ध 1671 में अहोम सेनापति लचित बरफुकन और उनके 10,000 सैनिकों ने 30,000 सैनिकों की मुगल सेना को पराजित किया, अतः अहोम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहे। अब बात करते हैं सिखों का उदय। 5वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक ने समानता, करुणा तथा ईश्वर की एकता, एक ओकार का संदेश फैलाया। उनके अनुयायी सिख के रूप में जाने गए। यद्यपि सिख पंथ का आरंभ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था, किंतु बाद में कुछ मुगल शासकों की बढ़ती असहिष्णुता उत्पीड़न ने सिख गुरुओं को उत्तर देने पर विवश किया। जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव ने उनके विदेशी पुत्र का समर्थन किया है, तब उसने गुरु को यातना देकर मृत्युदंड दिया। इस घटना ने गुरु अर्जुन देव के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करने और सिख सेना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने मुगल सेनाओं के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी। सोलह सौ 1575 में कश्मीरी पंडितों का एक समूह इस्लामी उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा। गुरु ने उनके साथ खड़े होने एवं शहादत स्वीकार करने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया तथा इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया। यातनाएं झेलने तथा अपने 2 शिष्यों की यातनाओं के कारण मृत्यु हो जाने के बाद भी गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम
कर दिया गया। प्रत्युत्तर में उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना की गई। वह न्याय, समानता तथा आस्था की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध एवं सैन्य भाईचारा था, जो प्राय प्राणों की चिंता किए बिना मुगल सेना से भिड़ता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ विशेष रूप से मराठों के आक्रमणों के कारण पंजाब क्षेत्र में कई सिख संघ उभरे, जिन्हें अंततः 19वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के प्रयासों से एकीकृत किया गया। रणजीत सिंह की सैन्य कुशलता, कूटनीतिक कौशल और धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें एक सशक्त केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की, जो कश्मीर के कुछ भागों में उत्तर पश्चिम के अधिकांश भागों तक विस्तृत था। सिख साम्राज्य, जो कश्मीर के कुछ भागों सहित उत्तर पश्चिम के अधिकांश भाग में फैला हुआ था, 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य के अवशेषों और तदनंतर ब्रिटिश विस्तार दोनों का विरोध करता रहा। भारत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन। दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान पर केंद्रित एक राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभ की, जिसमें सुल्तान के पास राजनीतिक और सैन्य प्रमुख के रूप में पूर्ण अधिकार थे। समकालीन इतिहास के अनुसार उसके कर्तव्य संभावित आक्रमण से इस्लाम के क्षेत्रों की रक्षा करना, शुल्क और कर संग्रह करना तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सार्वजनिक विषयों और लोगों की स्थिति से जुड़े रहना सम्मिलित था। सुल्तान को एक मंत्रिपरिषद की सहायता प्राप्त होती थी, जिसे सुल्तान के विभिन्न विभागों के प्रभारी थे। शासन का एक प्रमुख साधन एकता प्रणाली थी, जिसमें कर वसूली के लिए कुलीनों को क्षेत्र सौंपे जाते थे। वह कटौती के पश्चात शेष राजस्व सुल्तान के कोष में जमा होता था। सेना के रखरखाव के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से आवश्यक थी। इस प्रणाली ने केंद्र सत्ता के प्रति विश्वसनीय स्थानीय प्रशासकों का एक जाल निर्मित किया, किंतु उनके पद वंशानुगत नहीं थे। यद्यपि व्यापार पर प्रत्येक स्तर पर कर लगाया जाता था, इसका सर्वाधिक बोझ कृषकों पर पड़ता था। कुछ समकालीन विवरणों में भूमि से राजस्व संग्रह के समय अत्यधिक क्रूरता का उल्लेख मिलता है। मुगल प्रशासनिक ढांचा। अत्यधिक नियंत्रण और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अकबर ने अपने प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन किया। दीवान वित्त का प्रभारी था, जबकि मीर बख्शी सैन्य विषयों की देखरेख करता था। खाने सामान, शाही घराने के साथ साथ सार्वजनिक कार्यों, व्यापार, उद्योग और कृषि का प्रभारी था। सदर न्याय, पंथ, मजहब और शैक्षणिक विषयों के लिए उत्तरदायी था। इन मंत्रियों को साम्राज्य के बाहर में से प्रत्येक नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आगे छोटी प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया। सरकारी अधिकारियों के मध्य प्रभावी जांच और संतुलन की व्यवस्था लागू थी। ग्राम स्तर पर पारंपरिक स्वशासन की संरचनाएं प्राय निर्बाध रूप से जारी रहीं। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली भी स्थापित की। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, यानी देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन है, वो है अबुल फजल, ठीक है, में दर्ज किया है कि अकबर के प्रशासन में मनसबदारों अधिकारियों की अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने मनसब यानी पद के अनुसार राज्यों के लिए हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और सैनिकों की एक निश्चित संख्या रखें। इससे एक स्थान यह केंद्रीकृत सेना बनाए बिना ही अल्प सूचना पर सेना एकत्र करना संभव हो जाता था। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते थे। मनसबदारों को सामान्यतः जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था और इस कारण उन्हें जागीरदार भी कहा जाता था। विभिन्न पंथों के प्रति अकबर की बढ़ती सहिष्णुता के बाद भी प्रशासन के उच्च स्तरों पर गैर मुस्लिमों को अल्पसंख्या में रखा गया था। उदाहरण के लिए उनके प्रशासन में गैर मुस्लिम अधिकारियों का कुल प्रतिशत शायद ही कभी 1/3 से अधिक था और प्राय इससे भी कम रहता था। यहाँ तक कि मुस्लिम अधिकारियों में भी विदेशी मूल के अधिकारियों को सामान्यतः भारतीय मूल के अधिकारियों पर प्राथमिकता दी जाती थी। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने एक कुशल राजस्व प्रणाली प्रारंभ की। उन्होंने फसलों की पैदावार और कीमत का विस्तृत सर्वेक्षण किया और उस जानकारी के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए मूल्य निर्धारित किए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में भूमि का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण किया, जिससे राजस्व संग्रह वृद्धि हुई और राजतंत्र सुदृढ़ हुआ। अगले अध्याय में हम एक अलग तरह के प्रशासन, मराठों के प्रशासन का अध्ययन करेंगे।
अवैध जन जीवन। 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य परिवर्तित राजनीतिक शक्तियों के बाद भी भारत ने अपने कृषि प्रधान नींव, फलते फूलते कारीगर उद्योगों, समुदाय और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्थाओं तथा व्यापक नेटवर्क के कारण जीवन आर्थिक गतिविधियों का अनुभव किया। श्रेणी संघ, जाति, पेशेवर रूप में परिभाषित समुदाय और ऋण प्रणाली जैसे विकेंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के सभी धनी क्षेत्रों में से एक बना रहा। सल्तनत काल में बुनियादी ढांचे में कुछ प्रगति हुई, विशेषकर उत्तर भारत में सड़क मार्गों, सेतुओं, कुछ नहरों और अन्य सिंचाई कार्यों के निर्माण के साथ ही नए शहरों की स्थापना में भी। मुगल काल में इन सभी का विस्तार हुआ। विभिन्न धातु और मूल्यवर्ग के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। मुगलों ने एक अलग प्रणाली अपनाई जिसमें चांदी का रुपये और तांबे का दाम प्रचलन में था। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। हम पहले ही देख चुके हैं कि शासन अपने प्रशासन और सैन्य बल को बनाए रखने के लिए कृषि राजस्व पर निर्भर रहते थे। साधारणतः उपज का 5वां भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। हालांकि कुछ सुल्तानों ने इसे आधे भाग तक बढ़ा दिया था। सिंचाई प्रणालियों के विस्तार ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, जिससे खाद, चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, मसाले आदि और गैर खाद कपास जिससे वस्त्र उत्पादन में उन्नति हुई। रेशम, ऊन, रंग, लकड़ी, जूट आदि सहित अनेक फसलों का उत्पादन संभव हुआ। ध्यान देने योग्य है कि कृषि उत्पादन क्षेत्र और काल के अनुसार भिन्न भिन्न था। इस अवधि में किसानों को कई भीषण अकालों का सामना करना पड़ा और राहत की व्यवस्था किसी विशिष्ट शासक की उदारता पर निर्भर करती थी। वस्त्रों के अतिरिक्त शिल्पकारों ने हथियारों से लेकर बर्तनों और आभूषणों तक अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए। नदी समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक जहाज निर्माण इस अवधि में अत्यधिक विकसित हुआ। भारतीय वस्तुओं का निर्यात तटीय और नदी किनारों के नगरों जैसे कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली के माध्यम से किया जाता था। भारत जितना निर्यात करता था उससे कहीं कम आयात करता था। आयातित वस्तुओं में रेशम, घोड़े, धातुएं और विविध विलासिता की वस्तुएं सम्मिलित थीं। अरब, फारस, वर्तमान ईरान और मध्य एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों में बस गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। हुंडी प्रणाली ने मुद्रा का भौतिक परिवहन किए बिना व्यापारियों को राजनीतिक सीमाओं के पार धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया, जिससे वे लूटपाट के प्रति कम संवेदनशील हो गए। मारवाड़ी जैसे व्यापारी समुदाय विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करने में निपुण हो गए। उन्होंने ऋण और विश्वास की समांतर प्रणालियाँ विकसित की जो आधिकारिक ढांचों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। प्रारंभिक काल में जहां समृद्धि देखी गई, वहीं 1600 के दशक के उत्तरार्ध में आर्थिक संकट उभरने लगे। करों और बिचौलियों को भुगतान के बाद किसानों के पास प्राय अपनी उपज का केवल एक छोटा भाग ही बचता था। इसके कारण कई किसानों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी और वे बंधुआ मजदूर बन गए। इतिहासकार बताते हैं कि शिल्पकारों और मजदूरों को भी प्राय कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। भारत अभी भी एक समृद्ध देश था, जैसा कि कई अरब और यूरोपीय यात्रियों ने प्रमाणित किया है, किंतु धन संपत्ति मुख्यतः शासकों, दरबारियों, उच्च अधिकारियों और व्यापारी वर्ग के हाथों में केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त निरंतर होने वाले युद्धों के कारण जनसंख्या बलात् विस्थापन हुआ। सामान्य जन के स्तर पर, विशेष रूप से शासकों की अनुमति से अपवित्र या नष्ट किए गए पावन स्थलों को लेकर संघर्षों की घटनाएं हुई, किंतु समग्र रूप से विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते थे और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे। भारत के अधिकांश शासकों ने कलाओं को संरक्षण दिया। समुदायों ने भी अपनी परंपराओं को बनाए रखने या पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जिनमें से अनेक परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल ढल गई। इस सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक साझा विरासत का निर्माण हुआ। इन सबके मध्य भारत आर्थिक रूप से समृद्ध रहा, किंतु प्राय राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। राजनीतिक मानचित्र के बार बार परिवर्तित होने वाले इस दौर में भारत ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया, किंतु फिर भी बचा रहा। यह न केवल कठिनाइयों की अपितु सहनशीलता की भी कहानी है। जब अवसर आया तो शस्त्र के माध्यम से और अभी कला, साहित्य, अध्यात्म और कलातीत मूल्यों में नए सृजन के माध्यम से भी। अब आगे बढ़ने से पहले
इस काल में तुर्क, अफगान और मुगल सेनाओं का नेतृत्व में कई विदेशी आक्रमण हुए जिनसे व्यापक विनाश हुआ, पुराने राजवंशों का पतन हुआ और राज्यों व साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। निरंतर युद्ध, गठबंधन और विजयों ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को नया रूप दिया। दूसरा है कि इस काल में धार्मिक असहिष्णुता की अनेक घटनाएं हुई। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, पारसी और जनजातियों को समय समय पर गर्भहीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ शासक दूसरों की तुलना में अधिक उदार थे। तीसरा है कि कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व के साथ संपर्क बढ़ा। फिर भी आम जनता की आर्थिक स्थिति सामान्यतः दयनीय बनी रही। भारतीय समाज ने कस्बों, नगरों, मंदिरों और अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं के पुनर्निर्माण में अनुकूलनशीलता और लचीलापन दिखाया। साथ ही उसने सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और नई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के निर्माण के लिए विदेशी और देशी तत्वों को मिलाने के मार्ग खोजे। वास्तुकला, संगीत और चित्रकला सहित अनेक कला रूपों और सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कर्ष हुआ। देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।